हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3। तो हमारे चैनल पर हम लोगों ने क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 शीत युद्ध का दौर, चैप्टर 2 दो ध्रुवीयता का अंत, वो दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम हमारे चैप्टर नंबर 3 जो कि है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, उसको हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसी लगी, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में हम लोग मेनली क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, यानी कि हम लोग जानते हैं कि सन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो चुका था और सोवियत संघ जो था वो दो ध्रुवीयता का एक प्रमाण था, यानी कि वो दूसरा ध्रुव था दो ध्रुवीय विश्व में। तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, या उससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे अमेरिकी वर्चस्व का प्रमाण हमें मिलता है। जैसे 1945 के विश्व युद्ध में अगर हम लोग देखें, द्वितीय विश्व युद्ध में, तो अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम्बों का प्रयोग किया गया था। तो ये भी एक अमेरिकी वर्चस्व का प्रभाव था। तो देखिए इस प्रकार की कई सारी घटनाएं हुई, उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मेनली 4 घटनाएं हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो वो मेनली 4 घटनाएं कौन कौन सी हैं। तो पहली है वो 4 ऑपरेशंस हैं जो अमेरिका द्वारा चलाए गए थे। अमेरिका द्वारा ये 4 ऑपरेशन जो है वो अलग अलग देशों के प्रति चलाए गए थे, कई आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए थे। तो इनमें जो पहला है वो है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म यानी कि रेगिस्तानी बवंडर, ये इसका हिंदी अर्थ है, पर हिंदी अर्थ से हमको कोई लेना देना नहीं है कि ये नाम हमें इंग्लिश में याद रखना है जो जिस तरीके का नाम है, ठीक है। दूसरा है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ठीक है। ऑपरेशन नंबर 3 है ऑपरेशन एंड्रिक फ्रीडम। ऑपरेशन नंबर 4 है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो देखिए हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली मेनली 4 ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ऑपरेशन एंड्रिक फ्रीडम एंड ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ये जो चारों ऑपरेशन है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा चलाए गए थे। और इन चारों ऑपरेशनों में जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसने संपूर्ण विश्व को ये दिखाया था कि भाई संपूर्ण विश्व में अगर कोई महाशक्ति है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक है, जो है अमेरिका। तो इन चारों के माध्यम से अमेरिका ने ये बात प्रदर्शित की थी। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई इन चारों ऑपरेशनों में एक एक करके हुआ क्या था, इन चारों ऑपरेशनों में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस कारण से हुआ था, क्यों हुआ था और इसका क्या प्रभाव हुआ। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए हम लोग पहले बात करने जा रहे हैं ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की। तो इस डेजर्ट स्टॉर्म और जो हमारा ऑपरेशन है इसका अगर टाइमिंग देखा जाए तो इसका जो टाइमिंग है वो है 1990। कब है इसका टाइमिंग है 1990 इसका टाइमिंग है। इसे हम लोग ऊपर लिख लेते हैं जिससे, और इसके बारे में कोई वो भी नहीं है। 1990 इसका टाइम है, ठीक है। तो अगर देखा जाए भाई किस किस के बीच हुआ था तो इसकी जो पूरी घटनाक्रम है उससे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इराक जो है इराक हमला कर लेता है, अधिकार कर लेता है किस पर, कुवैत पर। किस पर अधिकार कर लेता है, कुवैत पर अधिकार कर लेता है कौन, इराक, अधिकार, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो इस बात की मना कर देता है, मतलब इस बात को गलत ठहराता है कि भाई ये काम गलत हुआ है, इराक को कुवैत पर अधिकार नहीं करना चाहिए था। वो इसका विरोध करता है और इराक को ये कहता है कि भाई इराक जल्द से जल्द कुवैत को अपनी आजाद कर दे, और नहीं तो इराक को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इराक किसी की बात नहीं मानता। तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, पहली बार 45 सालों में पहली बार एक बहुत ही कठोर निर्णय लेता है। वो विश्व शांति सेना का गठन करता है और विश्व शांति सेना को कहां पर भेजता है, हमारे इराक में भेजता है, और कुवैत को उससे छुड़वा देता है।
तो क्या होता है भाई, देखें भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, यूएनओ इराक को चेतावनी देता है, इराक को चेतावनी, ठीक है, इराक को चेतावनी देता है कि भाई वो उसको छोड़ दे। और इराक जब मना कर देता है तो सोवियत संघ, वो सॉरी सोवियत संघ बार बार आ रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है, विश्व शांति सेना का गठन करता है, जिसमें विश्व के 77 देशों की सेना होती है, जिसमें से जो 75% आर्मी होती है वो किसकी होती है, सोवियत संघ की होती है, वो सॉरी संयुक्त राज्य अमेरिका की होती है। तो इसे संयुक्त राज्य अमेरिका, देखिए वैसे तो ये शांति सेना ही यूएनओ के द्वारा भेजी गई थी, परंतु हम इसे अमेरिका के द्वारा कार्रवाई क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शांति सेना जो थी उसमें 75% जो सैनिक थे वो अमेरिका के थे, अमेरिका के द्वारा उन सैनिकों को भेजा गया था। अब बात करें उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय थे जॉर्ज बुश सीनियर, अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय थे जॉर्ज बुश सीनियर। इन्हें जॉर्ज बुश सीनियर कहा जाता है क्योंकि इनका जो पुत्र था वो जॉर्ज बुश, बाद में जॉर्ज बुश जूनियर, वो बाद में दोबारा राष्ट्रपति, मतलब इनका पुत्र भी राष्ट्रपति बना था और उनका नाम भी जॉर्ज बुश था, तो इन्हें जॉर्ज बुश सीनियर कहा जाता है, ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर थे, ठीक है। इन्होंने, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर ने क्या कहा, इन्होंने इसे नई विश्व व्यवस्था की स्थापना कहा। क्या कहा, नई विश्व व्यवस्था, विश्व व्यवस्था की स्थापना, नई विश्व व्यवस्था की स्थापना कहा, ठीक है। जॉर्ज बुश सीनियर ने, अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे, उन्होंने इसे नई विश्व व्यवस्था की स्थापना कहा, इसे ये जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए कि उस समय इराक के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो थे सद्दाम हुसैन। कौन थे, सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने इसे 100 जंगों की एक जंग करार दिया, यानी कि उन्होंने कहा कि चाहे कितनी भी बड़ी सेना संयुक्त राष्ट्र संघ भेज दे, हम उसे हराएंगे और हम कुवैत को अपने से अलग नहीं करेंगे। परंतु ऐसा नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी सेना यानी कि विश्व शांति सेना थी, तो उससे जीत पाना नामुमकिन था। तो अब क्या होता है, सद्दाम हुसैन की हम लोग बात कर लेते हैं। सद्दाम हुसैन कौन है, सद्दाम हुसैन वही व्यक्ति हैं, सद्दाम हुसैन, सद्दाम हुसैन, सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्राध्यक्ष थे, इराक के थे, ठीक है। इन्होंने इसे क्या कहा, इसको कहा 100 युद्धों की एक, 100 युद्धों का एक युद्ध, 100 जंगों की एक जंग, सॉरी 100 जंगों की एक जंग इसे करार दिया, 100 जंगों की एक जंग इसे करार दिया, ठीक है। सद्दाम हुसैन ने ऐसे ये चीज करार दी, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए कि भाई इस सेना के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करें, तो इस सेना में 75% जो सेना थी वो यूएसए की थी, ठीक है। और नॉर्मन शॉर्जकॉव, कौन, किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, नॉर्मन शॉर्जकॉव, नॉर्मन शॉर्जकॉव जो थे वो इस सेना के सेनापति थे, सेनापति थे, और ये बिलोंग करते थे यूएसए से। तो आप लोग समझ सकते हैं भाई यूएसए का एक तरीके से डोमिनेंस था इस पर, जो शांति सेना थी उस पर भी, ठीक है। और यूएसए के द्वारा ही एक तरीके से ये सेना भेजी गई थी इराक पर आक्रमण करने के लिए, किसके पीछे छुपकर, यूएनओ के पीछे छुपकर। तो यूएसए के द्वारा इसे डेजर्ट स्टॉर्म का नाम दिया गया। इसमें यूएसए के द्वारा स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया, स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया, स्मार्ट बमों का प्रयोग, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो युद्ध था ये वीडियोग्राफी के माध्यम से पूरी दुनिया में प्रसारित किया जा रहा था, यानी कि ये वीडियो गेम की तरह चल रहा था। जैसे वीडियो गेम में पबजी है, सभी लोग जानते हैं पबजी में हम लोग जाते हैं तो लाइव कमेंट्री चल रही होती है, लोगों को आपस में बात कर सकते हैं और आराम से गोली से मार सकते हैं। तो उसी तरीके से एक तरीके से युद्ध चल रहा था, लोग ये देख रहे थे कि युद्ध किस प्रकार से हो रहा है, वहां पर कैसी कैसी परिस्थितियां हो रही है, ये बात लोग देख पा रहे थे। तो देखिए ये जो युद्ध था ये अमेरिका ने इसलिए किया था कि वो अपना वर्चस्व पूरी दुनिया में दिखा सके, क्योंकि ऐसा करने की कोई जरूरत तो थी नहीं कि वीडियोग्राफी करानी जरूरी थी, क्योंकि वो एक युद्ध है, कोई फिल्म तो है नहीं। तो ये वीडियोग्राफी इसीलिए करवाई गई थी ताकि अमेरिका ये बता सके कि भाई साहब हमारे से टक्कर नहीं लेने का, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो वीडियो गेम की तरह ये युद्ध चला था, वीडियो गेम युद्ध से नाम दिया जाता है,
ठीक है, ये हमारा पूरा किसके बारे में हो गया, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के बारे में। एक बार दोबारा से पुनः समझ लेते हैं क्या है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ठीक है, सन 1990 में इराक के सद्दाम हुसैन द्वारा कुवैत पर आक्रमण किया जाता है और कुवैत को अपने कब्जे में ले लिया जाता है, और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा उन्हें इस मामले पर चेतावनी दी जाती है और उन्हें कुवैत को स्वतंत्र करने पर उनका दबाव डाला जाता है। परंतु सद्दाम हुसैन ऐसा नहीं करते हैं। तब संयुक्त राष्ट्र संघ एक शांति सेना का गठन करते हैं और उस शांति सेना में 75% जो सैनिक होते हैं वो यूएसए के होते हैं, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। ठीक है, और उस सेना द्वारा को इराक पर आक्रमण किया जाता है। इराक के उस समय के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं सद्दाम हुसैन, वो इस युद्ध को 100 जंगों की एक जंग करार देते हैं। ठीक है, और जो हमारे अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, यानी अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वो इसे करार देते हैं नई विश्व व्यवस्था, इसे नई विश्व व्यवस्था का नाम देते हैं। ठीक है, और इसमें जो अमेरिका के द्वारा बम्बों का प्रयोग किया जाता है वे स्मार्ट बम होते हैं, स्मार्ट बम्बों का प्रयोग किया जाता है। ये जो युद्ध है ये वीडियोग्राफी के माध्यम से पूरी दुनिया में प्रसारित किया जाता है, लाइव प्रसारित किया जाता, मतलब किया जाता था, मतलब किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है ये कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम अगले की तरफ चलेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आप लोगों ने ले लिया होगा। और इसमें हम लोग एक चीज और भूल गए कि भाई 34 देशों की सेना ने इसमें भाग लिया था, 34 देशों की सेना, और लगभग 6,60,000 सैनिकों ने इसमें भाग लिया था। तो इसमें ये भी हम लोग ऐड कर लेंगे। ये जो इसमें है मैन वो ये है। ठीक है, नॉर्मन शॉर्ट्स का ये अलग है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इन्हें बांट दिया। ठीक है, और ये जो हमारा टॉपिक है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म ये कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब हम लोग बात करेंगे हमारे नए अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। क्या है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच? तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो दूसरा मुख्य अमेरिका के द्वारा जो हमला किया गया था या जो ऑपरेशन चलाया गया था वो था ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। ये जो ऑपरेशन है ये कब किया गया था? ये किया गया था सन 1998 में। कब किया गया था? सन 1998 में। ठीक है, सन 1998 में। ये जो ऑपरेशन है छोटा सा ये ऑपरेशन है, ठीक है, और ये जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, सन 1998 में ये ऑपरेशन चलाया गया था अमेरिका के द्वारा। उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो कौन थे? बिल क्लिंटन। कौन थे राष्ट्रपति? राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन। राष्ट्रपति कौन थे? बिल क्लिंटन। क्लिंटन। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए कि भाई क्यों हुआ था, वाई, तो हम लोग देखेंगे भाई तंजानिया और केन्या, ये जो दो देश हैं इनकी जो राजधानी है नैरोबी और दार एस सलाम। क्या राजधानी है? केन्या की राजधानी है नैरोबी, तंजानिया की राजधानी है दार एस सलाम। इस राजधानी पर दूतावास थे किसके? अमेरिका के। और उन दूतावासों पर हमला किया गया किसके द्वारा? अलकायदा के द्वारा। अलकायदा कौन है? एक आतंकवादी संगठन है। यहाँ समझते हो भाई साहब? समझो भाई साहब। तो देखिए पहला है हमारा नैरोबी। नैरोबी वह दार ए सलाम। दार ए सलाम। दार ए सलाम ये है तंजानिया का, ये तंजानिया की राजधानी है। और ये है केन्या, ये केन्या की राजधानी है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं राजधानी, ये राजधानी है, राजधानी है। इन पर हमला किया गया था अमेरिकी दूतावासों पर, बोल सकते हैं अमेरिकी दूतावासों पर, अमेरिकी दूतावासों पर हमला बाय अलकायदा।
अलकायदा। अब आप सभी लोग जानते होंगे अलकायदा क्या है। तो अमेरिकी दूतावासों पर हमला किया गया था, किसके द्वारा? अलकायदा के द्वारा हमला किया गया था। कहाँ पर थे अमेरिकी दूतावास? केन्या और तंजानिया की राजधानी में थे। तो इसके बाद अमेरिका द्वारा किया गया, क्या किया गया, ये शुरू के पॉइंट इस कारण से कि भाई हुआ क्या क्या था। अब पॉइंट आता है कि भाई अमेरिका ने क्या किया। तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने जो पहला काम किया वो ये किया कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी अनुमति नहीं ली और ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच लागू करवा दी भाई साहब, ऑपरेशन। और क्या किया इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत सूडान व अफगानिस्तान, ये सूडान व अफगानिस्तान जो है ये अलकायदा जो आतंकवादी समूह है उसके अड्डे माने जाते थे कि भाई यहाँ पर अलकायदा के आतंकवादी रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो इनके अलकायदा के जो आतंकवादी अड्डे थे उन पर हमला करना प्रारंभ कर दिया। किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यूएसए ने। तो अगला पॉइंट क्या हो सकता है? अगला पॉइंट है कि भाई यूएसए द्वारा सूडान व अफगानिस्तान में अलकायदा के ठिकानों पर हमला यानी क्रूज मिसाइल से हमला किया गया था। क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया था। कहां पर? सूडान और अफगानिस्तान में जो ठिकाने थे किसके? अलकायदा के, वहां पर किसने हमला किया था? यूएसए ने हमला किया था। इसमें जो अंतिम पॉइंट आता है कि भाई जो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोगों ने नहीं लिखा है वो ये है कि यूएसए पर आरोप, 2 आरोप इसके अंतर्गत लगे थे यूएसए के ऊपर। पहला जो आरोप लगा था वो ये लगा था कि उसने यूएनओ की परमिशन नहीं ली, यूएनओ की अनुमति नहीं ली। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है वो ये है कि भाई अमेरिका द्वारा या यूएसए द्वारा नागरिकों पर भी मिसाइलें दागी गई। देखिए, अमेरिका पर ये आरोप लगे कि भाई अमेरिका ने यूएनओ की परमिशन तो ली नहीं और सूडान व अफगानिस्तान के जो आम नागरिक थे उनके ऊपर भी उसने मिसाइलें दागी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, इसे ऑपरेशन इनफाइनाइट रिस्क को समझते हैं, यहाँ हम लोगों ने लिख लिया है। सन 1998 में केन्या और तंजानिया की जो राजधानी है जहाँ पर अमेरिकी दूतावास थे वहाँ पर अलकायदा के जो आतंकवादी संगठन है उसके द्वारा आक्रमण किया गया था, हमला किया गया था। ठीक है, यूएसए इस बात से बहुत क्रोधित हुआ और उसने यूएनओ की परमिशन लिए बगैर ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच को प्रारंभ कर दिया। उस समय में अमेरिकी राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन के नेतृत्व में ये प्रारंभ हुआ। इसके अंतर्गत सूडान और अफगानिस्तान में जो अलकायदा के अड्डे थे उन अड्डों पर क्रूज मिसाइलों द्वारा गोलीबारी की गई, बमबारी की गई और इसमें कई सारे लोग मारे भी गए। ठीक है, और अमेरिका पर यह आरोप लगता है कि भाई उसने इसके तहत यानी इस कार्रवाई में जो आम नागरिक हैं उन्हें भी मारा। देखिए, जब ऊपर से गोला गिरता है या मिसाइल गिरती है तो ये नहीं दिखती कि भाई ये आतंकवादी है या आम इंसान है, वो सीधा फटती है। तो ये आरोप लगना तो तय बात थी। और इसके अलावा ये आरोप भी लगता है कि भाई यूएनओ द्वारा इसकी परमिशन नहीं दी गई थी। किसको? यूएसए से, यानी यूएसए ने यूएनओ को परमिशन नहीं ली थी कि भाई हम ऐसा आक्रमण करना चाह रहे हैं, क्योंकि यूएसए अपनी सीमा में ये काम नहीं कर रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे देश की सीमा में जाकर वहां पर गोलीबारी या बमबारी कर रहा था। तो इसके लिए आपको यूएनओ की परमिशन की जरूरत होती है, परंतु यूएसए ने ऐसी कोई भी परमिशन नहीं ली थी। तो इसी के साथ ही जो ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच समाप्त होता है। आज की वीडियो में हम लोगों ने 2 ऑपरेशन इराकी फ्रीडम और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म और ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच को खत्म किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो पर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो पर कमेंट भी जरूर करेंगे वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।